देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे थे TMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आया है हमारे पास दूसरी तरह से। वह दिया गया है, कथन है, ये कथन दिया गया है कि n स्क्वायर प्लस n दिखाना है हमें कि सभी n जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, चाहे जो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर n के स्थान पर रखे, जो हमारी संख्या बनेगी Pn का मान जो हमारा आएगा वह एक सम संख्या होगी। ये दिखाना है हमको, सिद्ध करना है। कहाँ से? PMI से। ठीक, तो घटिया आगमन के सिद्धांत से। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, n बराबर 1 का मान रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर ये आप लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद जब n बराबर n का मान 1 जब रखेंगे यहाँ पर, तो आएगा हमारा Pn का मान, जो P1 का मान है ना, n बराबर 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा हमारा। इसे हल करने पर आएगा 2, जो कि हमारा 2 क्या है, एक सम संख्या है ना, तो हमारा 1 के लिए बिल्कुल ये कथन सत्य है। क्योंकि कथन यही तो है कि एक मतलब एक कोई संख्या है, व्यापक मान है उसका n स्क्वायर प्लस n, इसके रूप का है, वह एक सम संख्या होगी। n का मान चाहे जो रखें आप, जो है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या में से चाहे जो भी रखें n का मान, वो जो संख्या बनेगी यहाँ पर वो एक सम संख्या होगी। ये दिखाना था हमको। तो 1 के लिए हमारा क्या है, ये सम संख्या आ गई। 2 मान आया, इसका मतलब ये सम संख्या आ गई। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, 1 के लिए हमारा एकदम बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हो, मतलब लिख सकते हो चरण 1 जो है n बराबर 1 के लिए हमारा ये कथन बिल्कुल सही है, मतलब ये प्राकृतिक संख्या आएगी। ठीक, तो इसके बाद स्टेप 2 यहाँ पर लिखते हैं। स्टेप 2 जब लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लेते हैं n बराबर k रखने पर। ठीक, n बराबर k रखने पर मतलब मान लिया हमने कि n बराबर k रखने पर जो है हमारा सम संख्या है। माना n बराबर k के लिए यह कथन सही है, यह कथन सही है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, माना n बराबर k के लिए यह कथन सही है, यानी कि वह सम संख्या आएगी। तो n बराबर k के लिए आप देखिए क्या बनेगा हमारा, pk जो आएगा हमारा वो आएगा k स्क्वायर प्लस k, मतलब जहाँ k है हमारा वहाँ पर, मतलब जहाँ n है यहाँ पर वहाँ k हम लिख देंगे। ठीक, तो हमारा ये स्टेप 2 बन गया। ये जो है एक सम संख्या है। कथन चूँकि हमने माना है कथन सही है यहाँ n बराबर k के लिए, यानी कि n बराबर k के लिए जो है k स्क्वायर प्लस k का मान जो है वो कितना आने वाला है, सम संख्या आने वाली है। कोई भी सम संख्या हो सकती है। अब स्टेप 3 जब लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, स्टेप 3 में n बराबर k प्लस 1 के लिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने माना है, वहाँ पर n बराबर k प्लस 1 के लिए हम दिखाएंगे कि हाँ उसके लिए सही है या नहीं। अगर उसके लिए सही हो जाता है, इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाएगा कथन। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए अब देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक, यहाँ पर n बराबर k प्लस 1 रखने पर मतलब ये के लिए, अब इतने के लिए हमें दिखाना है हाँ सही है कि नहीं। तो वहाँ पर अब देखते हैं, देखिए आगे n का मान k प्लस 1 रखिए, यानी कि जो हमारा आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, चूँकि n का स्क्वायर था, n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे, यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k प्लस 1। जहाँ n है हमारा वहाँ k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स को आप खोल सकते हैं यहाँ पर, जिसे ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, ये तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब ये हमें दिखाना है कि ये प्राकृतिक संख्या है, ये मतलब प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं, मतलब ये सम संख्या है। ये दिखाना हमें ये सम संख्या है। अगर ये सम संख्या दिख जाती है यहाँ पर, तो हमारा जो कथन है वो सही हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्या। तो वह दिखाने के लिए हमने ब्रैकेट खोला। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए थोड़ा सा, k स्क्वायर और k ये जानते हैं हम कहाँ, ये देखिए यहाँ पर k स्क्वायर प्लस ये वाला k यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि ये जानते हैं, इतना को हम जानते हैं यहाँ से स्टेप 2 से, ये हमारा सम संख्या है। इसको हम जानते हैं कि इन दोनों का जोड़ जो आएगा हमारा वो सम संख्या आएगी, क्योंकि हमने वही माना है, उसी के हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक, तो k स्क्वायर
+1 मतलब प्लस के, इसके लिए हम कहेंगे हाँ स्टेप 2 से हम पता कर रहे हैं इसको, यह एक सम संख्या है, ठीक। और बाकी जो बचा है हमारा उसको अलग लिख देते हैं। यहाँ दोनों में से यहाँ 2 के हो जाएगा और 1 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, तो वहाँ दोनों जगह से मतलब यहाँ से जो 2 आएगा जोड़ने पर और 2 के से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और k +1 बचेगा, ठीक। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को आप 2 से गुणा करके देखिए, वो जो संख्या बनेगी वह सम संख्या होती है। तो k +1 कुछ भी उससे मतलब नहीं है, बस 2 से वो गुणा है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी। और ये जो है इस इतने का मान सम संख्या है, ये है क्योंकि ये हमारा स्टेप 2 में यही हम निकाले हैं, ये सम संख्या है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि स्टेप 2 से k² + k बराबर सम संख्या, स्टेप 2 से हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक। और इस 2 को किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को आप, क्योंकि जो भी यहाँ पर संख्याओं की बात हो रही है प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, अन्य संख्याओं पे आप ना जाइए। किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को अगर 2 से गुणा करेंगे हम, तो जो मान आएगा वो हमारी सम संख्या में आएगा, ठीक। तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या और सम संख्या, 2 सम संख्याएं, उनको जोड़ेंगे तो हमारी कैसी संख्या बनेगी। जैसे यहाँ पर 2 सम संख्या और 4, इसमें 4 भी सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेंगे, 6 भी एक सम संख्या होगी। यानी कि किसी भी 2 सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमारी जो संख्या आती है उनका योग जो आता है वो संख्या क्या होती है, एक सम संख्या होती है। यानी कि हमारा ये एक सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या हमने यह सिद्ध कर दिया। k +1 भी जो है, k +1 के लिए भी हमारा ये कथन जो है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा मान जो है सम संख्या में आ रहा है। इसका मतलब ये सभी संख्याओं के लिए ये सत्य हो जाएगा। यानी कि n बिलोंग्स टू n के लिए, सभी n के लिए, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये कथन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। मानिए कि कुछ भी आप रख के देख लीजिए, वो जो मान आएगा उसका वो सम संख्या हमेशा आएगी, ठीक। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 की पावर n - 3 की पावर n जो है वह 4 से विभाज्य है सभी n, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। n का मान कुछ भी प्राकृतिक संख्या से रखें, जो संख्या यहाँ से बनेगी वह 4 से विभाज्य होगी, या हमें दिखाना है, मतलब ये सही है या नहीं है इसको दिखाना है। तो आप स्टेप 1 जो लिखेंगे उसमें आप लोग जानते हैं यहाँ पर n = 1 मान रख करके देखा जाता है कि इसके लिए सही है कि नहीं है। ये काफ़ी सरल स्टेप है फर्स्ट वाला, क्योंकि n = 1 रखने पर तुरंत हमें पता चल जाता है मान कि वह जो कथन है वह सत्य है कि नहीं है, ठीक। तो n = 1 के लिए आप रखेंगे यहाँ पर ये Pn मान लीजिए, कोई एक सेट मान लीजिए इसको कि Pn है ये कोई, ठीक। तो n = 1 रखेंगे तो P1 जो हमारा आएगा वो आएगा 7 की पावर n - 3 की पावर n। तो 7 की पावर n 1 यानी कि जो है 7 - 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो 7 जो है को 3 से घटाएंगे, ठीक। तो इसमें से जो 3 घटाएंगे अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4 ना। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4। तो 4 जो है यह हमारा इससे विभाज्य है, बिल्कुल 4 से 4 तो विभाज्य होता है यहाँ से ना। तो यहाँ से ये हमारा कंडीशन यहाँ पर लागू हो गई, ठीक। तो ये स्टेप 1 हमारा तुरंत यहाँ पर सही हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि जो है 4 जो है वह 4 से विभाज्य है, अतः जो है n = 1 के लिए यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक। अब n = 1 के लिए सही है, स्टेप 2 लिखेंगे इसमें, ठीक। स्टेप 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, n मान लीजिएगा, यहाँ पर मानते हैं, मान लेते हैं कि n = k के लिए जो है यह कथन सत्य है। यानी कि सत्य का मतलब यह जो संख्या बनेगी वह 4 से विभाज्य होगी, ठीक। यहाँ पर n बराबर मान लीजिए n = k के लिए जो है यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, ठीक। यह कथन सत्य होने का मतलब, यह कथन सत्य होने का मतलब कि वह जो यहाँ पर संख्या जो बनेगी हमारी वो 4 से विभाज्य होगी। कथन सत्य होने का मतलब यही हुआ, ठीक। तो n = k रखेंगे तो हमारा आएगा जो समीकरण बनेगा हमारा वो बनेगा 7 की पावर k - 3 की पावर k
पी के बराबर। ठीक, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है स्टेप 2 तैयार हो गया। अब स्टेप 3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर n बराबर k+1 यहाँ पर रखेंगे। ठीक, n बराबर k+1 यहाँ पर रखेंगे। n बराबर k+1 के लिए हम देखेंगे कि इसके लिए भी 4 से विभाज्य होता है या नहीं। अगर इसके लिए विभाज्य है, इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए विभाज्य होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर k मान लीजिए कोई संख्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए k के लिए या कथन सत्य है, k का मतलब जैसे 4 के लिए सत्य है। ठीक, तो उससे एक अधिक के लिए भी सत्य होगा ना, उसके एक अधिक के लिए सत्य होगा, यानी कि 5 के लिए सत्य होगा, और 5 के लिए सत्य है तो उससे एक अधिक के लिए सत्य होगा, यानी कि 6 के लिए। इसी तरह ऐसे चलते चलते हमारा अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए वो कथन सत्य हो जाता है। इसीलिए k+1 के लिए k के लिए मानते हैं और k+1 के लिए दिखाते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर दिखाते हैं। और n बराबर 1 चूँकि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है n बराबर 1, इसलिए उसको यहाँ पर उसको भी लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर k+1 के लिए जब हम देखेंगे तो जो हमारी जहाँ पर n है वहीं पर हम k+1 रख देंगे। ठीक, तो हमारा जो समीकरण जो यहाँ से बनेगा वो k+7 की पावर k+1 और -3 की पावर k+1। ठीक, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि देखिए 7 की पावर k, यहाँ से आप कर सकते हैं 7 की पावर, क्योंकि देखिए ये इसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है ना। क्योंकि ऐसा क्यों तोड़ा जा सकता है? ऐसा क्यों तोड़ा जा सकता है? क्योंकि जो 7 की पावर यहाँ पर जैसे हम गुणा में हम जो गुणा रहता है तो वहाँ पर घात जोड़ सकते हैं, जैसे a की पावर x है और इंटू a की पावर y है, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा आता है a की पावर x+y। इस तरह से जो है यही नियम यहाँ पर लगा के लिखे हैं। अब इसी का उल्टा कर दिए, इस तरह से ये लिखा था यहाँ पे, ठीक, उसको हमने इस तरह से लिख दिया। आवश्यकता अनुसार हम इधर से उधर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, -3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1। ठीक, बाद में जब इसको इस तरह लाना चाहेंगे तो यहाँ से ये ला सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है हमारा, घातांक का नियम होता है ये। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, देखिए 7 की पावर k हो गया और इंटू 7 की पावर 1 का मतलब 7, और यहाँ पर जो है 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो या ये क्या करिए, यहाँ पर इस 7 को हम 4 और 3 में तोड़ देते हैं। चलिए तोड़ के देखते हैं। 7 की पावर k इंटू 4 + 3, इसको इस तरह से कर सकते हैं ना। 4 + 3 का करने का मतलब यहाँ हुआ, 4 + 3 करने का मतलब हुआ कि 4 और ये जो 7 है, 7 को हमने 2 योगों में तोड़ दिया। और क्यों तोड़ा है अभी देखेंगे आप कि क्यों तोड़ा गया है। ये सवाल को लाने के लिए आप कुछ भी करके, बस वो हमारा जो एम होता है ना, कि हमारा जो लक्ष्य होता है कि हमें ये 4 से विभाजित दिखाना है, तो उसी हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को करते हैं। अभी देखिएगी यहाँ पर जब इसको जब बाई पार्ट जो है इसको मतलब 7 को यहाँ से 4 से गुणा करा देंगे, ठीक, इंटू 4, और प्लस यहाँ पर जो यहाँ से वितरण नियम लगा देंगे। वितरण नियम जैसे आप गणित में पढ़ते हो, यहाँ से जैसे x a + b है तो आप क्या करोगे, यहाँ से xa + xb। ठीक, इस तरह से जो है ये वितरण नियम है, तो यहाँ से वो लगा दिया हमने। और -3 - k जो यहाँ है, ये 3 पावर k इंटू 3, ये तो लिख ही देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए भैया कि हम देखे थे कि 7 की पावर k - 3k ये हमारा 4 से विभाज्य था, यानी कि अगर यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन लें, देखिए 7 की पावर k इंटू 4 हो गया, ये चीज़ वैसे लिख दीजिए। और यहाँ से क्या करिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो 7 की पावर k - 3 की पावर k। चूँकि हमने ये जब n बराबर k रखा था तो यहाँ पर 7 की पावर k - 3 की पावर k ये हमारा विभाज्य हो रहा था, किससे, 4 से, क्योंकि यह कथन उसके लिए हमने माना था सत्य है, यानी कि वो 4 से विभाज्य हो रहा था ये। तो चूँकि ये देखिए ये 4 से हमारा विभाज्य हो जाएगा स्टेप 2 के नियम से। ठीक, और ये जो ये यहाँ पर है, देखिए 2 पार्ट में टूटा है ये चीज़। ये हमारा देखिए 7k - 3k ये हमारा 4 से विभाज्य है। अब 4 से विभाजित संख्याओं को किसी भी संख्या से आप गुणा करके देखिए, वो भी 4 से विभाज्य हो, क्योंकि आप जैसे
4 से विभाज्य मान लीजिए 16 है। 16 को किसी भी संख्या से आप गुणा करके देख लो और उसके बाद 4 से उसे भाग देना, तो हमेशा वो कट जाएगी, क्योंकि उसमें 16 इंक्लूड रहेगा। तो 16 में से ये 16 तो कटेगा ही ना। यह 16 से हमने 2 गुणा कर दिया, ये भी 4 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर यह 3 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा, किसी भी संख्या 16 गुणा करेंगे तो वह 4 से बिल्कुल वहाँ पर विभाजित होगा। तो उसी तरह यहाँ पर है 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के, ये हमारा जो है 4 से विभाज्य है स्टेप 2 के नियम से। यहाँ जो स्टेप 2 पे हमने माना था उसके हिसाब से ये जो है हमारा 4 से विभाज्य है। इस वजह से उसको 3 से गुणा करने पर जो संख्या तैयार होगी हमारी बनेगी वो भी हमारी 4 से विभाज्य होगी। और ये हमारा ये पार्ट तो 4 से विभाज्य हो गया ना। और इसके बाद इधर देखिए, यहाँ भी देखिए 4 से किसी संख्या को गुणा किया गया है, तो 100% जब 4 से ही उसको गुणा किया जा रहा है, इस वजह से वह 4 से पक्का या 100% कह सकते हो वह विभाज्य होगा। ठीक, ये भी 4 से विभाज्य होगा। क्यों विभाज्य होगा? क्योंकि यहाँ पर 4 का गुणक है यहाँ ना, ये 4 से यहाँ पर गुणा किया गया है। अरे भाई, जिस 7 की पावर के आप कुछ भी रख के देख लीजिए, बट ये 4 ना यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 तो कटेगा ही, और जो हमारा भागफल आएगा वो 7 की पावर के आ जाएगा ना। तो कुछ भी आप रखिए, भागफल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा 4 से वो बिल्कुल कटेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 4 पहले से है यहाँ पर गुणांक में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो समझ रहे होगे वैसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारी 4 से विभाज्य है और ये भी हमारा 4 से विभाज्य है स्टेप 2 के नियम से। मतलब स्टेप 2 से ये विभाज्य है और 4 से गुणा है, इस वजह से ये भी विभाज्य। तो दो संख्याएं जब 4 से विभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, यानी कि दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि वह भी जो संख्या बनेगी वो भी 4 से तो विभाज्य होगी ना। या फिर किसी कोई भी संख्या आप 2 ले लो जो 4 से विभाज्य हो, जैसे आप 8 ले लीजिए और 16 लीजिए। ठीक, 8 भी 4 से विभाज्य और 16 भी 4 से, और दोनों का योग करिए आप, तो जो भी संख्या आएगी वो हमारी कितनी वो भी हमारी क्या होगी, 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 और 8 का योग 24 जो है वो 4 से बिल्कुल विभाजित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से जो है, यहाँ 6 आएगा, इस तरह से हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इन तमाम सवालों को यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे तमाम सवाल है, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन कि, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए, ये तो समझ आ गया ना। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए, कोई संख्या है Pn बराबर से 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, यह दिखाना है कि यह 4 से विभाज्य है और जहाँ n जो है वो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो स्टेप 1 में आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, n बराबर 1 रखिए। 1 रखने पर जो है वो मान देखिए कि हाँ 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने 1 रखा, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हल करने पर वो 4 आया, और 4 हम जानते हैं कि यह 4 से विभाजित है। इस वजह से हमने कह दिया कि स्टेप 1 जो हमने n बराबर 1 रखा है वो बिल्कुल इस कथन को सत्यापित कर देता है। n बराबर 1 के लिए हमारा कथन सही है। और स्टेप 2 में स्टेप 2 में हम मान लेते हैं कि n बराबर k या n बराबर m, कुछ भी मान लेते हैं आप, उस तरह से आप कह देते हैं कि वह कथन उसके लिए मान लीजिए सही है। ठीक, वहाँ पर हमने मान लिया कि कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। तो हमने उसके लिए एक समीकरण बना लिया, यहाँ पर उसको वहीं पर छोड़ दिया। समीकरण बनाने के बाद वहीं पर उसको छोड़ दिया। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पर हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे हम n बराबर k+1 के लिए हम देखेंगे हाँ सत्य है कि नहीं है। तो n बराबर k+1 के लिए हम लेंगे, तो वहाँ पर n के स्थान पर k+1 यहाँ से रखेंगे। उसके बाद उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हमारी जो कंडीशंस हैं वो हमारी लागू होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने हल किया। यहाँ पर जो है 4 और 3 में तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि ये हमारा गुणा करके यहाँ वितरण नियम लगा करके यहाँ जो है 3 कॉमन हो सके इसमें और इसमें से, ताकि 7 की पावर के माइनस यहाँ बन सके, यानी कि दूसरे स्टेप का जो ये कंटेंट है यहाँ पर ये आ सके। इसीलिए हमने इसको 4 और 3 में तोड़ा। और चूँकि 4 से विभाजित दिखाना है ये, और 4 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वह 4 से विभाजित हो जाता। इस वजह से हमने 4 3 में जो है वो तोड़ा। आप खुद लगाओगे, अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये दिमाग में सारी चीज़ें आने लगेंगी। ये हमने जो तोड़ा जो हमने, वो तोड़ने का हमारा उद्देश्य ये था कि ये हमें 4 से इसको विभाजित दिखाना है। चूँकि हमने सोचा, दिमाग लगाया कि अगर 4 और 3 में इसको तोड़ दें तो यहाँ से जो वितरण नियम लगाएंगे 3 × 7 की पावर के यहाँ,
और इंटू इतना जो माइनस इतना लिखा है इसमें से आप 3 कॉमन लेकर के ये बना सकते हो। ये पहले से हमने दिमाग लगा लिया था, यहाँ पहले से यहीं पर हमने सोच लिया था इसको। हाँ, इस तरह बना सकते हैं। यहाँ से आप जो है स्टेप 2 से आप कह देंगे उसको कि वह जो है हमारा विभाजित हो रहा है, ठीक। और यहाँ से जो 4 से इसको गुणा हो रहा है वो आगे वाला हमारा 4 से कोई भी संख्या अगर गुणा करेंगे तो वह 4 से बिल्कुल विभाज्य होगी, ठीक। तो यही हमने सोच करके यहाँ पर 4 और 3 में तोड़ा, ठीक। उसके बाद इस तरह से हमने बना लिया। जब इस तरह से हमने जब बना लिया तो आगे हमारा आ गया कि ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से, यानी कि दोनों का योग भी हमारा 4 से विभाजित होगा। तो जब दोनों का योग 4 से विभाजित होगा अतः n बराबर k+1 के लिए हमारा ये कथन सही है। और चूँकि अगर n बराबर k+1 के लिए सही है और n बराबर 1 के लिए भी सही है ना, तो इसके लिए सही है, यानी कि यह कथन पूरे n के लिए हमारा सही हो जाएगा, यानी पूरी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये आप यहाँ हिंदी में या जो भाषा अपनी जो है अपनी भाषा में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। कि हाँ यहाँ 4 से ये विभाजित हो रहा है, ये यानी कि इन दोनों का योग भी क्या होगा 4 से विभाजित होगा। और चूँकि 4 से विभाजित है n बराबर k+1 रखने पर, अतः जो है यह जो हमारा कथन था वह हमारा बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा PMI सिद्धांत से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार जो हमने यहाँ पर विभाजिता वाला जो 4 से विभाज्य वाला भी क्वेश्चन बताया, उसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा है कि 10⁻2n-1 + 1 संख्या 11 से विभाज्य है। ये दिखाना है n बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक। ये दिखाना है हमारे सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये आप स्वयं लगाइएगा, अगर ना आए तो उसको कमेंट में या फिर हमारे जिस भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं वहाँ पूछ सकते हैं। तो अगर ना आए तो बाकी यहाँ उसी तरह होगा, ठीक। उसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो बताते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये n इज़ लेस दैन 2n, ठीक। यहाँ से ये क्वेश्चन है हमारा, ये सही सभी जो है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए सही है कि नहीं है। इसके लिए देखते हैं। स्टेप 1 हम लेंगे, ठीक। स्टेप 1 लेंगे यहाँ पर, तो n बराबर 1 के लिए हम देखेंगे कि हमारा सही होता है या नहीं होता है, ठीक। यहाँ n बराबर 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे और 2 की पावर n, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ 1 से 2 की पावर n यानी 2 1 से बिल्कुल बड़ा ही होता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ स्टेप 1 हमारा सही है n बराबर 1 के लिए। यहाँ पर स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में हम मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक। तो जब n बराबर k के लिए हमने माना कथन सत्य है, तो इसका मतलब k जो है वो लेस दैन होगा 2 की पावर k, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ से स्टेप 2 में यही जो है इसको केवल मान रख करके वहीं छोड़ दिया जाता है। इसके बाद स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, n बराबर k+1 रखते हैं। n बराबर पर मतलब इसके लिए हम दिखाएंगे कि सही है, तो हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो n बराबर k+1 रखते हैं, तो k+1 2 की पावर k+1 इस तरह से हमारा इस तरीके से आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बस हमको ये दिखाना कि हाँ इससे जो है ये चीज़ हमारी बड़ी है, बस मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। k+1 में हम अगर इसको दिखा दें तो हमारा ये जो है कथन n सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाएगा, ठीक। तो n यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, हमारा ये चीज़ हमारा वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर 2 की पावर k+1, ठीक। इस तरीके का हो गया ना। अब चूँकि अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो k है, देखिए जो हमारा माने हैं k जो है वो 2 की पावर k से जो है वह बड़ा है। हमने ये माना है कि जो हमने माना है यह कथन सत्य है, तो यानी कि हमारा ये चीज़ सत्य होगा, ठीक। हमने माना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो k जो है k से बड़ा है 2 की पावर k।
तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ, जैसे कोई संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक, अगर ये बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, अगर दोनों तरफ किसी संख्या को जोड़ दें, जैसे यहाँ पर हमने 1 को जोड़ दिया, इधर भी 1 को जोड़ दिया, तो क्या होगा, हमारी जो संख्या बनेगी यहाँ पर 3 बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो हमेशा जो ये चीज़ें होंगी वो बड़ी होंगी, क्योंकि हमने सेम संख्या को जोड़ा है, वहाँ पर दोनों तरफ हमने सेम संख्या। वो उसी तरह यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि सेम संख्या, यानी कि 1 इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, 1 इधर भी जुड़ा है और इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और इधर क्या दिख रहा है, k, और यहाँ पर 2k, जो ये सेम यहाँ पर है, ठीक। तो या तो आप सीधा ऐसे करके, या फिर यहाँ अगर कहते कि स्टेप 2 में दोनों बच्चों में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ से इसको इस तरह बना लेते तो हमारा वो भी कथन उस प्रकार सही हो जाता। लेकिन हमने n बराबर k+1 के लिए लिया है, तो वहाँ पर k+1 दोनों तरफ हमने रखा, तो हमारा जो ये इस तरह से आया हमारा, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके से जो आया k+1 इज़ लेस दैन 2 की पावर k+1, ये सही है या नहीं है। देखें इसको हमने, इसके लिए जो है इसको देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर 1 होना चाहिए, हाँ यहाँ पर जो है 2 की पावर 1 होना चाहिए, मतलब k+1 और 2 की पावर k+2, ये इस तरह से। और चूँकि एक जो है वो बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है 1 से, मतलब, और ये भी जानते हैं कि ये, जैसे देखिए यहाँ पर गलती से यहाँ पर 1 दिया था हमने, तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक। अब यहाँ पर जो छोटा है उसमें छोटी संख्या जोड़ते हैं, और जो बड़ा है उसमें कोई बड़ी संख्या जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 2+1 हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 3+2 जोड़ दिया, तो कौन सी बड़ी आएगी, जहाँ पर जो बड़ी पहले से रहेगी उसमें और बड़ी जोड़ देंगे, यानी कि वो बड़ी ही रहेगी। तो वही तो यहाँ पर हुआ है, कि 2 की पावर k+2, ठीक, और k+1 यहाँ पर इधर पहले से ये छोटा था, क्योंकि हमने माना था तो k छोटा था, 2 की पावर k बड़ा था, और यहाँ पर जहाँ जो संख्या छोटी थी वहाँ पर छोटी संख्या जुड़ी है इसकी तुलना में, और जो बड़ी थी उसमें और बड़ी संख्या जुड़ी है इसकी तुलना में, और बड़ी संख्या जुड़ गई है ना। 2 की पावर k में 2 जोड़ा है, और यहाँ पर k जो पहले से छोटा था उसमें और छोटी संख्या जुड़ी है 1, यानी कि ये 100% वो बड़ा होगा ये ना, यानी कि जो हमारा कथन है इसके लिए सत्य। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, k इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर k+2, और ये इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि k जो होगा बड़ा होगा 2 की पावर k+1। चूँकि यह कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर चूँकि k जो है वह जो है छोटा है 2 की पावर k से, ये हमने स्टेप 2 से यहाँ पर लिखा था। स्टेप 2 से यहाँ पर देखा था कि जो है k हमारा छोटा होगा 2 की पावर k, या फिर 2 की पावर k बड़ा होगा k से, और यहाँ सेम वही चीज़ आई, बस केवल यहाँ पर +1 दाएं पक्ष में जुड़ गया, मतलब जो संख्या बड़ी थी उसमें और 1 जुड़ गया, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो अतः यह हमारा जो n बराबर, चूँकि अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर ये कथन हमारा, ये चीज़ एकदम सही है ना, यहाँ चूँकि k जो है वो छोटा है 2 की पावर k से, और जहाँ जो संख्या पहले से बड़ी थी, यानी 2 की पावर k पहले से बड़ी थी ना, यहाँ पर जो हमने माना था उसमें 1 और जोड़ दे रहे हैं हम, यहाँ पर 1 और 2 जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये और बड़ी हो जाएगी इसकी तुलना में, ठीक। तो यानी कि हमारा कथन बिल्कुल ये जो k लेस दैन 2 की पावर k+1 है, बिल्कुल सही है। और यह किसके लिए हमने माना है, k+1 के लिए। अतः k+1 के लिए जब सही हो गया हमारा, तो सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि जो है यह कथन k+1 के लिए सही है, अतः यह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो ये सिद्धांत हमारा, उसके हिसाब से अगर कोई संख्या n के लिए n बराबर 1 के लिए सिद्ध होती है, और k के लिए हमने मान करके k+1 के लिए भी सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाती है। ये हमारा सिद्धांत कहता है। तो सिद्धांत के अनुसार जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत है, उसके हिसाब से ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को लगाइए, जो ना आए वहाँ पर आप किसी भी सोशल मीडिया से, जहाँ से हमसे जुड़े हों, वहाँ से आप हमसे क्वेश्चन पूछिए और हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक। और इसके बाद अब जो है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और इस पर वीडियो बनाया जाएगा, वरना
अगले चैप्टर की शुरुआत कर दी जाएगी। बाकी चैप्टर्स में कुछ नया बताने की ज़रूरत अब यहाँ पर नहीं है, केवल क्वेश्चन से ही बता सकता हूँ ना। तो अगर आवश्यकता होगी हमें कि हाँ बच्चे पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम और वीडियो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ठीक, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।